हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अब आज की वीडियो जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अब हमें पता है कि करंट अफेयर्स में बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे रीजन्स जो हैं न्यूज़ में रहते हैं, बट ऑफन हम क्या करते हैं कि बहुत जो अपैरेंट चीज़ें होती हैं सिर्फ उन पे फोकस कर लेते हैं कि हाँ जी इनसे जुड़ा जो है क्वेश्चन आ जाएगा। हाउएवर, गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूपीएससी एंड जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ज़रूरत है कि हम एक स्टेप आगे जाएं एंड उनसे जुड़े कुछ जो इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ जो आइडियाज़ होते हैं, नए आइडियाज़ जिनकी बात की जा रही होती है, उनके ऊपर भी थोड़ी सी रिसर्च कर लें, कुछ एडिटोरियल्स पढ़ लें, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लें, बिकॉज उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के बोथ इन जीएस एज वेल एज आपका जो ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल, जो कि बहुत ही डायनामिक है, उसमें बहुत चांसेस आ जाते हैं। एंड दैट इज वाई अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इज फेस्ड बाय स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली आईआर सेक्शन के अंदर, बिकॉज दे फील कि हम जो ये डायनामिज्म है उसके साथ जो है कैचअप नहीं कर पाते हैं, राइट। जो कंटिन्यूसली एक डेवलपमेंट हो रही है, नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ एब्रिविएशंस, कुछ आइडियाज़ जो कि चर्चा में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके बारे में एग्जाम्पल्स देना, उनको थ्योरी से लिंक करना, स्कॉलर्स कोट करना, ये सब हमसे नहीं हो पा रहा है। तो इसी डायरेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे, कॉन्सेप्ट्स पे हेल्प करने के लिए ये क्वेश्चन जो है ज़रूरी है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज मिनीलेटरलिज्म। अब पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ऐसी चीज है कि अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो एकदम से यू विल गेट लॉस्ट, यू विल एंटर दिस पैनिक रिलेटेड मोड एंड स्टार्ट थिंकिंग कि अरे ये तो मैंने सुना ही नहीं टर्म, इसका क्या मतलब होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, मिनीलेटरलिज्म क्या होता है, राइट। द आइडिया इन यूपीएससी इज, अगर आप पढ़ के भी नहीं गए हो, कीप काम एंड पूरा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है व्हाट इज मिनीलेटरलिज्म। फर्स्टली ही सबसे पहले उन्होंने बोल दिया है कि हाँ जी नया कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले हम बच्चे को पूछेंगे भैया इसका मतलब क्या है, वो तुम हमें समझा दो सबसे पहले। देन इट सेज डिस्कस इट्स राइज इन सिक्योरिटी स्फेयर ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये जो है आप हमें बताइए। ठीक है, ये उन्होंने पूछा है। अब राइट, अब किस तरह से हमने अप्रोच करना है। पहली चीज तो इवन इफ यू डोंट नो मिनीलेटरल क्या है, आप अगर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखेंगे, उसके कीवर्ड्स देखेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि डायरेक्टली आपको सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है कि इस मिनीलेटरलिज्म का जो राइज देखा जा रहा है सिक्योरिटी स्फेयर में इन द इंडो पैसिफिक रीजन, उसके बारे में आप बताइए। अब आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स, सिक्योरिटी एंड इंडो पैसिफिक रीजन। आप किसके बारे में सोचोगे? यू विल ऑब्वियसली थिंक ऑफ ग्रुपिंग्स, लाइक यू विल थिंक ऑफ क्वाड, यू विल थिंक ऑफ ऑकस, है ना। इस तरह की ग्रुपिंग्स के बारे में आप सोचेंगे, लिमिटेड ग्रुपिंग्स के बारे में आप सोचेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज अटैच 2 and 2 कि अच्छा अगर ये क्वाड एंड ऑकस की बात कर रहे हैं एंड अगर मैं ये कीवर्ड मिनीलेटरलिज्म देखूं और इसको मैं समझने की कोशिश करूं, मिनी एंड लेटरलिज्म, आपने मल्टीलेटरलिज्म तो पढ़ा ही है। मल्टीलेटरलिज्म के बारे में हमने क्या पढ़ा है? जब एक ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज कम टुगेदर टू कोऑर्डिनेट, कोऑपरेट, इंटरैक्ट सो दैट एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सके ऑन अ नंबर ऑफ इश्यूज, उसको हम मल्टीलेटरलिज्म देखते हैं। तो यही जब एक स्मॉलर नंबर ऑफ कंट्रीज के बीच में ऑन अ स्पेसिफिक इशू होगी, वो मिनीलेटरलिज्म हो जाएगा, है ना। तो हमेशा जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, हमेशा किसी अगर न्यू कॉन्सेप्ट, बहुत ही नॉवल चीज के बारे में पूछा गया है, कुछ हिंट कई बार हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ने से मिल जाता है। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है, कीवर्ड्स देखने हैं, कीवर्ड्स को तोड़ना है एंड ऑफन हमें क्वेश्चन का मतलब जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नाउ टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग दिस क्वेश्चन कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने पहले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को ही एड्रेस कर देना है कि व्हाट इज मिनीलेटरलिज्म, व्हाट इज इट that you understand by minilateralism, right? So that is exactly what the first introductory part of the answer should be dedicated towards, and also the first half of the body, that this is what I understand as minilateralism, and a good way of going about talking about features of minilateralism is distinguishing it from multilateralism, right? That how is minilateralism different from multilateralism to make its features even more
apparent. So that is something that you can do. Then moving towards the main part of the body, what can we talk about? We can talk about the significance of minilateralism. Now that we've said that these are the differences between minilateralism and multilateralism, तो अगर a larger group already exists for coordination in the form of multilateral institutions, why is there a movement from multilateralism to minilateralism? Because there will be certain significance of minilateralism. So that is something that we need to address. Then we move towards the second part of the question, which is the rise of minilateralism, particularly in the security sphere as far as the Indo-Pacific geopolitical region is concerned. Right? So what will we say? We will talk about that why is this security multilateralism taking place? We can give examples, जैसे कि हमने बात की Quad की, AUKUS की. So we can talk about सबसे पहले why this Indo-Pacific region के अंदर this is happening. Then we have to talk about the relevance. Relevance में obviously क्या आ जाएगा? Y वाले part के अंदर तो advantages आ गए, because minilateralism in the security sphere in Indo-Pacific has certain advantages. That is why इसका rise हो रहा है. But हमने इसका counter जो side है उसको भी present करना है. That does this rise of minilateralism have certain disadvantages also? We can point that out. And after that, we have to conclude the answer on a more analytical statement. ठीक है, as far as this entire idea of minilateralism is concerned. ठीक है, तो हम इस तरह से जो है आगे पढ़ेंगे. तो चलिए आगे देखते हैं. सबसे पहले about this question. Again, PDFs will be available on our website sleepyclasses.com. बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स के लिए. अगेन यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूंगी. ORF के अंदर इसके ऊपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं बाय RP गोपालन, RP राजगोपालन, राइट, जिन्होंने अच्छा एक आर्टिकल लिखा है. टिकरे करके हैं एक, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है. फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है अगर आप ढूंढेंगे आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा, राइट. सिमिलरली डिप्लोमैट के अंदर सारा टियो का एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल है जिनको आप रेफर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स भी हैं. अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ कि आयर के लिए कौन सी कुछ क्रेडिबल साइट्स है, तो ये कुछ साइट्स है. डिप्लोमैट, यू कैन रेफर टू फॉरेन पॉलिसी, अगर वहाँ आपको कहीं से एक्सेस मिल सके उसके आर्टिकल्स का, दे हैव वेरी गुड आर्टिकल्स. ORF के जो इशू ब्रीफ्स आते हैं दे आर पर्टिकुलरली वेरी गुड फॉर द IR पार्ट. सिमिलरली IDSA जो है उसके अंदर भी कई बार बहुत अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं. साथ ही में आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि हिंदू के जो लिट आइटम्स है उनमें कई बार राउटलेज की, कैम्ब्रिज की कोई नई बुक्स आती है ना, तो उनसे ये जुड़े टॉपिक्स ऑफन आ जाते हैं. तो राउटलेज के अंदर फॉर एग्जाम्पल मिनीलेटरलिज्म के ऊपर ही एक किताब आई है जहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ना मिनीलेटरलिज्म क्या है? मिनीलेटरलिज्म बेसिकली स्टेम करता है फ्रॉम द प्रैक्टिस वही है ऑफ मल्टीलेटरलिज्म. ठीक है, कि जहां पे ग्रुप्स के अंदर कंट्रीज टुगेदर आ रही हैं. बट यहाँ पे एक चीज क्या है, यहाँ पे मिनीलेटरलिज्म स्टैंड्स फॉर ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इश्यूज इनटू स्मॉलर वंस एंड देन एड्रेसिंग देम. तो एक तरह से हम इसको लिंक कर सकते हैं किससे? फंक्शनलिज्म से. तो फंक्शनलिज्म बात करता था ना, EU के अंदर हमने फंक्शनलिज्म का आइडिया आपने पढ़ा होगा. फंक्शनलिज्म क्या बोलता है? बिल्डिंग पीस बाय पीसेस. मतलब कि आप कंट्रीज को कोई चीज जिसके ऊपर वो अग्री करते हैं उनके ऊपर कोऑर्डिनेशन करना शुरू कीजिए, एंड देन स्पिल ओवर इफेक्ट्स जो है बाकी स्फेयर्स में भी आ सकते हैं. तो एक तरह से रीजनल स्मॉलर नंबर ऑफ कंट्रीज को छोटे छोटे इश्यूज पे कोऑपरेशन करने के लिए ये जो मिनीलेटरल्स हैं ये फंक्शनलिज्म की ही एक डेवलपमेंट मानी जा सकती है. तो हमने एक कंटेम्पररी फिनोमेना को आयर की एक थ्योरी के साथ भी इंट्रोडक्शन में ही लिंक कर दिया. तो एग्जामिनर ने बोला वाह वाह वाह, मिनीलेटरलिज्म भी पता है, ऊपर से लिंकेज भी कर रहे हैं. ठीक है, तो एक टिक, एक पॉइंट एक्स्ट्रा. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टूवर्ड्स नाउ शोइंग द एग्जामिनर दैट हमने कंटेम्पररी चीजें भी भैया पढ़ी हैं. तो राउटलेज में जो ये बुक आई है रिटन बाय भूपेंद्र सिंह एंड सारा टियो, जिसके अंदर ये दोनों स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि जो मिनीलेटरल अरेंजमेंट्स है वो क्या है, वो एक तरह से एक मिडिल पाथ देखा जा सकता है बिटवीन बाइलेटरलिज्म, विच इज बेसिकली एक डोमिनेंट कंट्री द्वारा या फिर वन कंट्री के रिलेशनशिप इन विद द अदर कंट्री. तो बायलेटरलिज्म में दो कंट्रीज होती है, राइट. सो फॉर एग्जांपल US जापान का बायलेटरल रिलेशनशिप, चाइना रशिया का एक बायलेटरल रिलेशनशिप. ठीक है, तो बायलेटरलिज्म ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड ग्लोबल लार्जर मल्टीलेटरलिज्म, जैसे कि हम WTO में देखते हैं, IMF में देखते हैं, UN में देखते हैं, ये लार्जर मल्टीलेटरलिज्म होते हैं. तो इन दोनों के मिडिल पाथ में कौन से आगे?
मिनीलेटरल्स आ गए। एंड यूजुअली इनके अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज होती है, से 3 to 9 to 10 कंट्रीज होंगी, इससे ऊपर नहीं होंगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दे आर एक्सक्लूसिव, मतलब एक पर्टिकुलर इशू पे ये फोकस करेंगे। फ्लेक्सिबल, बहुत इनके अंदर रिजिड फ्रेमवर्क्स एक्सेट्रा नहीं होते जिस तरह से WTO UN के अंदर होते हैं, जिनके कारण काफी प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती हैं। एंड फंक्शनल, इसी इशू पे उन्होंने जो है कॉन्सेंट्रेट करना है और अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को केटर करने के लिए ये उन्होंने बनाया है। नाउ व्हाट आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ मिनीलेटरल्स? आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। कुज़मा की एक एग्जाम्पल होगी जो कि आपका नाफ्टा का एक रिफॉर्म्ड वर्जन है। RCEP जो है एक हो गया एग्जाम्पल, क्वाड, ऑकस, ये सब तो है ही है, राइट। अब हम क्या कहते हैं कि आखिरकार क्यों जरूरत पड़ रही है? यहाँ पे आप वेरियस रीजंस दे सकते हैं। हमने यहाँ पे किया है कि इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया है, जिसके अंदर आप इश्यूज डाल सकते हैं, जैसे कि टिरनी, और भी इश्यूज इसमें डाल सकते हैं। टिरनी ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड चल रही है इन इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, टिरनी ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड, राइट। इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया है, रिजिड फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। टू मेनी कंट्रीज भी है who often don't agree on all the issues, right? तो हम बोलते हैं टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो शायद मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी यही हो रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली देयर इज अ हाइटेंड ग्लोबल पावर राइवलरी। तो कोई भी आप मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन देख ले, WTO हो, UN हो, UN के अंदर UNSC भी हो, हर कुछ जो है स्टैंड स्टिल पे आया हुआ है, बिकॉज दीज ग्रेट पावर्स सच एज US, चाइना, रशिया, दे कांट सीम टू अग्री विद वन अनदर, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इन रिसेंट ईयर्स मिनीलेटरल्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, इंक्लूडिंग इन कंटेस्टेड रीजन सच एज द इंडो पैसिफिक, ठीक है। अब ये जो राइज ऑफ मिनीलेटरल्स है, हमने कुछ और भी चीजें यहाँ पे बात कर दी। आप बेसिकली जो पिछला पॉइंट था उस तक भी अपनी इंट्रोडक्शन जो है रोक सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ और एडिशनल पॉइंट्स भी दे रही हूँ, जो से सिर्फ मिनीलेटरल, इंडो पैसिफिक वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ मिनीलेटरल के ऊपर जो है आपको कमेंट करने के लिए 10 मार्कर दे दिया। तो उसके लिए एडिशनल अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। इस आंसर के पर्सपेक्टिव से आप पिछले उस तक भी रोक देंगे तो इट विल बी मोर देन इनफ। अब ये जो राइज ऑफ मिनीलेटरल्स है, अगेन यहाँ पे मैंने और रीजंस दे दिए हैं व्हाई मिनीलेटरलिज्म इज इंपॉर्टेंट। स्टैग्नेशन एंड रिफॉर्म्स हो गई है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं UNSC बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा है। अगर हम WTO, IMF की बात करें, उनको भी सिवियर ओवरहॉल की जरूरत है। देन द परसीव्ड फेलियर ऑफ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो टू अचीव ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन द मोस्ट पर्टिनेंट इश्यूज। एंड ये हम आए दिन देख रहे हैं। कोविड-19 की अगर हम पैंडेमिक की बात करें, राइट, वहां पे, राइट, WHO का आप एक मैसिव एग्जाम्पल दे सकते हैं। इन फाइटिंग राइवलरी, USA बोल रहा है आपने चाइना को जो है पनिश नहीं किया, चाइना बोल रहे हैं अरे हमारी तो गलती ही नहीं थी, राइट। USA कहता है अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप हम तो तुमको पैसे नहीं देते, ठीक है। तो इस तरह की जो है इश्यूज चलते जा रहे हैं, जिनके कारण जो ग्लोबल कंसर्न्स है, चाहे वो पैंडेमिक रहा हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज रहा हो, चाहे वो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का इशू हो, चाहे वो टेररिज्म का इशू हो, किसी के ऊपर भी जो है कंसेंसस बिल्डिंग नहीं हो पा रही मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में। अब मोइसेस नाइम जो है, who was one of the early scholars in 2009 to talk about minilateralism का concept, वो आर्ग्यू करते हैं कि as the multilateralism वाला पार्ट fails, right, what is the alternative available? The alternative available is that you get the smallest possible number of countries, right? इसको बुलाते हैं you get the critical mass ना। क्रिटिकल मास क्या होता है कि एक वो जो टिपिंग पॉइंट चाहिए होता है ना हमें, कोई भी एक वो रिएक्शन जनरेट करने के लिए, तो यही क्रिटिकल मास क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कंट्रीज जिनके बीच में कोऑपरेशन भी पॉसिबल हो और जो कि इकट्ठे जब काम करें तो दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, right? Now very importantly, while minilaterals cannot replace multilaterals in say the sphere of global cooperation, एक काम वो क्या कर सकते हैं, ये supplement कर सकते हैं the work of multilateral organizations, इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात आ गई, ठीक है ना। ये वाला जो पैरा है ना, ये आप एज अ कंक्लूजन भी लिख सकते हैं।
एज अ कंक्लूजन, ठीक है, कि देखिए हाँ जी हम मानते हैं कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस को ये कंप्लीटली रिप्लेस तो नहीं कर सकते, बट ये क्या कर सकते हैं, एक तरह से एक फर्स्ट स्टेप प्रोवाइड कर सकते हैं दैट अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज, उनके बीच में डिप्लोमेसी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कोऑपरेशन हो सके एंड देन उससे जो है हम बिल्डअप कर सके, राइट, दैट इज समथिंग दैट कैन बी डन। अब यहाँ पे मैंने आपको और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं मल्टीलेटरल्स मिनीलेटरल्स के, ये बेसिकली ORF की ही साइड से लिए गए हैं। तो ये कुछ मिनीलेटरल्स हैं, राइट, रिसेंट ईयर्स में जो कि बनाए गए हैं, ये एक्सक्लूसिवली आपके इकोनॉमिक रेल्म में है, राइट, जैसे कि आपकी CPTPP हो गया, RCEP होगी, जो मैंने बताया था आपका कुज़मा जो है, राइट, उसका एग्जाम्पल हो गया, राइट। तो ये आप इन डिटेल इन द PDF देख सकते हैं, इनके बारे में और भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन अगेन। अब क्या what has been the trajectory, what has been the relevance of the rise of minilaterals for security in the Indo-Pacific region? अब क्या है, Indo-Pacific region के अंदर बहुत ही ज्यादा चेंज हो रहे हैं, ऑल्टर हो रहे हैं the geopolitical dynamics, right? Why? Because you have a very, very belligerent, big, mighty China here. Then you also have an insecure USA, which has already been dealt a blow in the crisis in Afghanistan. Now it does not want another region to be going out of its hand. And plus all the various countries जो कि इस geographical sphere में है, इस Indo-Pacific Asia में आती हैं, right, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो इंडिया हो, right, ढेर सारी countries are fearful of the assertiveness जो कि चाइना दिखा रहा है। And because of this reason, R.P. Rajagopalan says that new security arrangements in the form of minilaterals have become so significant for the Indo-Pacific region. Now, another very, very important point to be noted here is the return of the balance of power, balance in power politics. Balance in power politics के कारण जो है imperative हो गया है कि हम क्या कर पाए, हम minilateralism को चला पाए आपके इंडो-पैसिफिक में, राइट। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के जो जायंट्स है एक दूसरे के साथ मेंटेन करना चाहते हैं, एंड तो अब क्या हो गया है, यहाँ पे मिनी अलायंसेस बनने लग गई हैं, राइट। सो व्हाट हैज हैपेंड इज बिकॉज चाइना इज पिस्ड ऑफ इंडिया, इज पिस्ड ऑफ जापान, और ऑस्ट्रेलिया इज वेरी स्कैर्ड, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि अब एक पावर सेंट्रिक, प्रैग्मेटिक, बहुत ही रियलिस्ट अप्रोच अपनाई जा रही है to maintain some sort of law and order in the situation in the form of groupings like Quad हो गया, AUKUS हो गया, इनके form में. Then obviously there is also the issue of capacity constraints. Now we understand that the countries are insecure, but why can't they balance China on their own? Now that is the issue, because they have a constrained resource. China is in their backyards claiming territories, growing its footprint, right? But individually, none of these countries lack in, individually, all of these countries do not have enough, military muscle or the economic might to take on China alone. So what do? USA needs an inroad in the form of कि भैया कोई तो geographical space में होना चाहिए ना, कि मैं वहाँ पे आके अपनी presence जमाऊँ. Already the legitimacy of USA has been questioned कि कहीं पे आपका काम तो होता नहीं है, कोई आपके region के आसपास भी नहीं होता, और अपनी you come to interfere there, right? So USA also needs someone to get a foot in the door, and at the same time these particular countries also have capacity constraints in being able to deal with China alone. Lastly and very importantly, what these minilateral groupings allow to do is, like Quad and AUKUS, is कि जो decision making process है, because the group is being formed by like-minded countries, wherein से अगर हम बात कर रहे हैं क्वाड की, राइट, क्वाड के अंदर आपके इंडिया है, US है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, एंड ऑकस में आपका UK है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है, राइट, ये तीनों की जो है आपकी ऑकस की बॉडी है. तो अब क्या अलाउ करता है, तो बिकॉज दीज कंट्रीज आर लाइक माइंडेड, द डिसीजन मेकिंग will be much faster, and especially when it comes to the security realm, you need decisions to be faster because it is a concrete, a core national interest. Furthermore, because minilateralism mein there are only a limited number of like-minded countries, it will also help improve interoperability. So wherever say India lacks certain capacity or resources,
Japan or say Australia can supplement or USA can supplement. Similarly, wherever Australia, for example, lacked certain kind of capacity, for example, जैसे कि nuclear submarines, right? कौन उसको provide कर रहा है? UK और USA जो है provide कर रहे हैं, ठीक है? So ये जो है interoperability को जो है much better improve कर देता है. However, despite these advantages, there are also certain drawbacks. What are these drawbacks? सबसे पहले तो a clear drawback that comes by solely focusing on minilateral is as a means of security cooperation in Indo-Pacific is that firstly, when we look at the minilaterals in the Indo-Pacific region, a number of countries involved here do not even belong to the geographical construct called the Indo-Pacific, right? So you have UK, you have USA, which gives China the opportunity to say that it's not me actually who's worsening the situation here. It is you guys, right? Who called outsiders? तुम लोगों ने बुलाया. So it's actually not me, but you people who are making Indo-Pacific, who are turning Indo-Pacific into a literal war zone, right? Or you're turning Indo-Pacific into a Cold War wala area. Further, the rise of minilaterals in Indo-Pacific can also end up diminishing the role of pre-existing regional institutions जो कि से economic और other चीज़ों पे focus करती हैं. Institutions like ASEAN, ASEAN Regional Forum, East Asia Summit, etc. right? तो एक जो Asian centrality का norm है उसको already ये जो security groupings है by involving outsiders, they give a huge blow to that Asian centrality का idea. Then Sarah Teo also argues कि जो competitive politics है इस region की, they can, ये जो competitive politics in the form of having a number of minilaterals, अब China तो चुप बैठेगा नहीं, China will also come up with something. What will happen is that it reduces the possibility of negotiation, reconciliation between the rivaling parties. Furthermore, what happens is with the rise of minilateralism, multilateralism, which allows for, greater say cooperation and global consensus, that will be hampered, and what happens is minilaterals will become like छोटा छोटा teams of the great power कि ये मेरी टीम, ये तुम्हारी टीम, और वो उसी के अंदर लड़ते रहेंगे. So minilaterals, rather than becoming a way of solving the problem, will become just platforms of major power rivalry which will worsen the situation in Indo-Pacific. Now, William Toe जो है आर्ग्यू करते हैं कि ये जो फिनोमेना ऑफ मिनीलेटरलिज्म है, ऑब्वियसली जैसे कि हमने पहले ही बोल दिया था, मैंने आपको बोला था उस पैरा को भी आप यूज कर सकते हैं कंक्लूजन, वही चीज हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि अब मिनीलेटरलिज्म कंप्लीटली मल्टीलेटरलिज्म को तो रिप्लेस नहीं कर सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल. हाउएवर इट कैन प्ले अ कॉम्प्लीमेंटरी एंड अ सप्लीमेंट्री रोल जहाँ पे सम फॉर्म ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग अमंगस्ट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज कैन प्रोसीड, जो कि नीड ऑफ द आवर है इन अ कंटेस्टेड एंड फ्रैगमेंटेड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एंड देन फॉलोइंग द फंक्शनल रूट हम उसके ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं टू मे बी कम अप विद अ न्यू फॉर्म ऑफ मल्टीलेटरलिज्म व्हिच विल मेक ग्लोबल कोऑपरेशन अ रियलिटी. ठीक है, सो इस बेसिस पे आप अच्छा आंसर जो है लिख सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं. तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था, होपफुली यू लर्नड ऑल अबाउट इट एंड दिस इज यूजफुल फॉर यू, राइट. तो ऐसी नई चीज़ों को आप आर्टिकल्स में, अखबारों में पॉइंट आउट कर सकते हैं, उनके ऊपर क्विक नोट्स जो है बना सकते हैं, एंड दे विल प्रूव टू बी वेरी वेरी क्रूशियल इन योर प्रेपरेशन, राइट. सो दिस वॉज ऑल फॉर नाउ. थैंक यू एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.